फ्रेंड्स, अपने कंपटीशन लेक्चर सीरीज़ में मैं आज डिस्कस करूँगा दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991 में जो अमेंडमेंट किए गए हैं 2023 में। अब ये जो बिल है 2023 का जो ऑर्डिनेंस था दोनों हाउसेस से पास हो चुका है। कहा जाता है कि ये दिल्ली सर्विसेज अथॉरिटी बिल है, लेकिन वास्तव में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इसकी चर्चा करने से पहले मैं बता दूं दिल्ली गवर्न कैसे होती थी। हमने एक दिन चर्चा की थी कि दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था। जब दिल्ली का 1991 का स्टेटस डेवलप किया गया तो एक एक्ट बनाया गया, दिल्ली नेशनल टेरिटरी एक्ट 1991। उस 1991 के एक्ट में 5 पार्ट थे, 56 सेक्शंस थे। उसी से दिल्ली का पूरा गवर्नेंस होता था। अब इस एक्ट में अभी तक ठीक चल रहा था 2013 तक, जब तक शीला दीक्षित गवर्नमेंट थी। वो गवर्नमेंट प्रोएक्टिव नहीं थी तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती थी। लेकिन केजरीवाल गवर्नमेंट आने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट अपने स्टेटस में चेंज चाहती थी, क्लैरिटी चाहती थी। वो चाहती थी कि हमको ऑलमोस्ट वही राइट्स मिले जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलते हैं, लेकिन एक्ट में पॉसिबल नहीं था। तो जो चेंजेस किए गए ऑर्डिनेंस में, पहला तो प्लेनरी चेंज किया गया। देखिए, वास्तव में कहा जा रहा है दिल्ली नेशनल टेरिटरी सिविल सर्विस अथॉरिटी बिल, तो ये ऐसा नहीं है, इसमें और भी चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले चेंज किया गया है, बिगिनिंग में ही क्लियर कर दिया गया है कि दिल्ली का स्टेटस एक नेशनल टेरिटरी का ही होगा, यूनियन टेरिटरी का ही होगा, और इसका जो हेड होगा वो एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा। और इसका अर्थ ये हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो स्टेटस है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है। अगर आपने पढ़ा हो लीगल हिस्ट्री तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था, और डायरकी थी। कुछ पावर दिया था रिजर्व लिस्ट में, कुछ पावर दिया था स्टेट लिस्ट में जो मिनिस्टर से पास रहती थी। दिल्ली का ऑलमोस्ट स्टेटस वही था। कुल मिला के देखा जाए तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन इन कंपैरिजन टू अदर यूनियन टेरिटरीज उसका स्टेटस ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पर एक इलेक्टेड लेजिस्लेचर था, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, और जो एडवाइस करती थी लेफ्टिनेंट गवर्नर को। अब चेंज क्या किया गया है? पहला चेंज तो यह किया गया है कि क्लियर कर दिया गया कि दिल्ली का जो स्टेटस है वो सुई जनरिस है, मतलब बड़ा पिक्यूलियर है, क्योंकि यहाँ सारी नेशनल कैपिटल्स हैं, एम्बेसीज हैं, पूरे कंट्री के लोग आते हैं, फॉरेन लोग भी आते हैं। इसलिए स्टेट को, जो यूनियन टेरिटरी की स्टेट गवर्नमेंट को हम ज़्यादा पावर नहीं दे सकते, क्लियर कर दिया गया यहाँ पर। दूसरा, लेफ्टिनेंट गवर्नर की डिफिनेशन को यहाँ डिफाइन कर दिया गया है सेक्शन 2 में ही कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटर, वही एडमिनिस्ट्रेटर जो अदर यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डिस्कस किया था, 389(1) में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे 2 इशूज़ हैं जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल हैं। पहला तो ये है, इसमें सेक्शन 30 में सेक्शन 3A जोड़ दिया गया है। दूसरा है सेक्शन 40 में सेक्शन 40A से लेकर के 45A से लेकर के 45EM तक जोड़ दिया गया, ये जोड़े गए हैं। तो सेक्शन 45 पार्ट 4 में पढ़ता था। जो सेक्शन 3 है वो डील करता है लेजिस्लेचर की पावर को। तो सेक्शन 3 की पावर पहले थी कि दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट लिस्ट पर लॉ बना सकती है, एक्सेप्ट स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 1, 2, 3, 18 और 64, 65 और 66 को। लेकिन ये क्लियर नहीं था कि जो एंट्री नंबर 41 है, जो सिविल सर्विस से रिलेटेड है, उस पर लॉ बना पाएगी नहीं बना पाएगी। और इसी को लेकर के आप देखिए कोर्ट का जजमेंट आया। कोर्ट ने जजमेंट दिया कि दिल्ली की गवर्नमेंट, क्योंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसलिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव है लेजिस्लेचर के लिए, इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इस कंटेक्स्ट में है कि वो सिविल सर्विसेज का ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट वो खुद कर सकती है। जहाँ तक और स्टेट का सवाल है, तो वहाँ पर क्योंकि गवर्नर होता है, स्टेट लिस्ट में सिविल सर्विसेज को रखा गया है। स्टेट लिस्ट में जो
सबऑर्डिनेट सर्विसेज जैसे SDM है, तहसीलदार है, मगर दिल्ली में यही केजरीवाल सरकार चाहती थी मेरे साथ भी यही हो। तो एंट्री नंबर 41 सिविल सर्विसेज को डील करता है, जो सेक्शन 3 को लेकर के साइलेंट था। ये क्लियर नहीं था कि कौन लॉ बनाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था इसमें कि इस पर भी लॉ बनाने की पावर दिल्ली गवर्नमेंट को है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो इसमें चेंज कर दिया गया। सेक्शन 3 में सेक्शन 3A जोड़ दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब इस पर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट को होगी, न कि दिल्ली लेजिस्लेचर को। ये बड़ा चेंज किया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है, और सारे चेंजेस किए गए हैं। 40C में एक चेंज किया गया है कि जो दिल्ली की सर्विसेज हैं, चाहे वो ग्रेड A की हो, B की हो, C की हो या D की हो, उसमें रूल मेकिंग पावर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो रूल मेकिंग पावर जब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर या सिविल सर्विसेज पर सेंट्रल के पास हो गई, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये नहीं लिखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पावर को कैसे एक्सरसाइज करेगी। अब इसमें पिक्चर में न तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आ रहा है, न प्रेसिडेंट आ रहा है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट आ रही है। ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन का। दूसरा, जो सिविल सर्विसेज का क्रिएशन है, कितनी तरीके की सिविल सर्विसेज होंगी, ग्रुप A, B, C, D, E, जो भी, अब वो गवर्नर के हाथ में भी नहीं होगी, प्रेसिडेंट के हाथ में भी नहीं होगी। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ द दिल्ली सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के कंसल्टेशन से बना सकेगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी लेफ्टिनेंट गवर्नर बाहर निकल गया, प्रेसिडेंट भी बाहर निकल गया। और तीसरा जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट आज तक चल रहा है, वो है सेक्शन 45E, 45E में पहले आप जानते थे 45 में, सेक्शन 45 में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी जो लेजिस्लेचर से इलेक्टेड होती थी, मगर अब 45E में क्लियर कर दिया गया है, अब कोई मिनिस्ट्री नहीं होगी, बल्कि 3 मेंबर्स की एक बॉडी होगी, दिल्ली सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। वही 3 मेंबर की बॉडी में उसका चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा, उसके 2 मेंबर्स और होंगे, जो चीफ सेक्रेटरी होगा और होम सेक्रेटरी होगा दिल्ली का। ध्यान देने की बात है कि होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी का जो सिलेक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है या प्रेसिडेंट ही करता है। तो अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो डेवलपमेंट, जो सिविल सर्विसेज अथॉरिटी में अब इस दिल्ली गवर्नमेंट का जो नॉमिनी है, दिल्ली गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है, चीफ मिनिस्टर केवल है, वो माइनॉरिटी में आ गया है। और हमेशा डिसीजन जो होंगे वो दिल्ली गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में जाएंगे। ये अपनी एडवाइस देंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको एक्सेप्ट करेगा, चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन अगर रिजेक्ट करेगा उसके लिए उसको एक रीज़न देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ दिल्ली गवर्नेंस के बारे में एक एनुअल रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी पार्लियामेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को हर साल भेजनी पड़ेगी। और अल्टीमेटली आप देखेंगे एक और डूबियस प्रोविज़न है, वो ये है कि इसका जो गजट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के गजट में इसका रिकॉर्ड होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना कोई गजट नहीं होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब सेक्शन 45C से लेकर के हम तक देखेंगे तो 3 तरीके से पिक्चर इमर्ज करके हमारे सामने आती है। पहला तो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट को केवल रूल मेकिंग पावर है सिविल सर्विसेज के बारे में, और किसी को नहीं है, गवर्नर को भी नहीं है, प्रेसिडेंट को भी नहीं है। दूसरा, कितनी तरीके की सिविल सर्विसेज होंगी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और जो दिल्ली सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है, दोनों के कंसल्टेशन से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी सिविल सर्विस अथॉरिटी को, गवर्नर को भी कंसल्ट नहीं करेगी। ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी है सेक्शन 45 में जो E है, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी उसकी जगह पे अब एक नेशनल का ये दिल्ली सिविल सर्विसेज अथॉरिटी हो गई है। तो अब ये जो पूरा का पूरा लॉ है दिल्ली का, अब इसमें इतना ज़्यादा नैरो तरीके से प्रोविजंस इंसर्ट किए गए हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास अब जो स्कोप है बहुत लिमिटेड हो जाता है। क्योंकि देखिए तहसील कहाँ होती है, तहसील अब अगर आपने सिविल सर्विसेज को अपने जुरिडिक्शन में रख लिया तो सारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, हेल्थ, इरिगेशन, बिजली, ये सारा सिविल सर्विसेज के थ्रू ही होता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट को डर ये है कि जो प्लान चलाती है, मोहल्ला क्लिनिक है,
फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है, घर घर योजना है, अभी दिल्ली बोर्ड है, ये भी लिख दिया गया है जितने बोर्ड्स होंगे, इंक्वायरीज होंगी, वो सब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अपॉइंट नहीं करेगा और दिल्ली गवर्नमेंट ही अपॉइंट नहीं करेगी। तो अब ये पूरा का पूरा सीनेरियो आप देखेंगे ऐसा हो गया है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया है। और ये अब दिल्ली गवर्नमेंट के पास इसको बहुत लिमिटेड हो गया है। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है, क्या इसको इस ग्राउंड पे चैलेंज कर सकते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर हर्ट करता है? मेरे समझ से नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन अब कहीं नहीं होगा अगर सेंट्रल इसको एडमिनिस्टर करेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट तो वही करेगा, या तो कोई एम्बिग्युइटी कॉन्स्टिट्यूशन में हो उसको इंटरप्रेट करेगा, या ऐसा कोई लॉ हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट करता हो। यहाँ यूनियन टेरिटरीज का स्ट्रक्चर ही अलग है और उसी के कंजोनेंस में साफ साफ लिख दिया गया है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, इसलिए जो लॉ पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी या जो दिल्ली सिविल सर्विस अथॉरिटी जो रिकमेंडेशन देगी गवर्नर को, वो गवर्नर उस पे एडवाइस को बाउंड होगा या नहीं होगा। अगर गवर्नर उसको रिजेक्ट करेगा उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को भेजनी पड़ेगी। लेकिन इन नटशेल आप देखेंगे कि कोर्ट में जाने के चांसेस भी दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल गवर्नमेंट के बहुत कम हो चुके हैं, नैरो बराबर हो चुके हैं, क्योंकि कोई ऐसा प्रोविजन अब बचता नहीं है जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट क्लेम कर सके कि ये हमारा राइट है। थैंक यू।